हेलो बच्चों, कैसन बा? सब ठीक ठाक? चलिए बच्चों, आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने अभी जो शुरू की हुई है जो सीरीज वो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज। कि आपको पता ही है कि आपके पेपर में 50% हिस्सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ एक ही बात को, कोई वजह तो होगी उसके पीछे की। तो सुनिएगा, हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा अगला चैप्टर, यानी कि रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो उसका कॉम्पिटेंसी पार्ट हम लोग अभी शुरू करेंगे। पर अगर आपने पिछले 3 चैप्टर यानी कि फंडामेंटल चेंज इन पीएसआर और एडमिशन का कॉम्पिटेंसी वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन्हें देखिएगा, फिर आप इसे देखिएगा ताकि आपका सीक्वेंस मेंटेन हो सके। ठीक है, तो हम लोग अभी अपना ये वाला हिस्सा शुरू करेंगे, रिटायरमेंट वाला। पर आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप कोशिश कीजिए मेरे सॉल्व करने से पहले अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप उसे कमेंट्स में डालिए। उसके बाद आप उसे क्रॉस चेक कीजिए कि जो आपने लिखा और जो मैं सोच रहा हूँ वो बात सेम है या नहीं। ठीक है, आओ ज़रा इसका अगला हिस्सा शुरू करते हैं। जी, हम लोग रिटायरमेंट और डेथ के अंदर हमारा पहला हिस्सा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड में एमसीक्यू। सीक्वेंस बिल्कुल सेम है हमारा, तो देखते हैं इसका पहला एमसीक्यू कह रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे और सी ने डिसाइड किया है रिटायर होने के लिए। और उस दिन 2 एंट्रीज हमें पहले से दे रखी हैं और पहली एंट्री आप देख रहे हैं ये है ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की। और आपको पता है ओल्ड गुडविल ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ होती है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पर ए बी और सी का आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं और उनका पुराना रेशियो आ रहा है 2:1:1। और नीचे एक एंट्री और दे रखी है, ये है गुडविल एडजस्टमेंट की। और आपको पता है यहाँ पर क्योंकि सी रिटायरिंग पार्टनर है तो सी को ए और बी गुडविल के लिए कॉम्पेंसेट करेंगे। तो यहाँ से आपको गेनिंग रेशियो मिल रहा है जो कि क्या आ रहा है 1:5। इसका मतलब साफ है कि सी का हिस्सा क्या था? यही तो था सी का हिस्सा 1/4। सी का 1/4 ए और बी ने सी के जाने के बाद इस रेशियो में आपस में बांटा होगा। क्वेश्चन में मांगा क्या है? न्यू रेशियो ऑफ द ए एंड बी मांगा है। तो अगर मैं ऐसा कहूं कि सी का हिस्सा जो कि कितना था 1/4, इस 1/4 को ए और बी ने इस रेशियो में आपस में बांटा है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सी का हिस्सा जो कि 1/4 था इसके 2 पार्ट्स कर दो, 1/4 और 1/4 का 1/6 और 1/4 का 5/6। इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1/24 और ये आ जाएगा आपका 5/24। तो अगर मैं इन दोनों हिस्सों को ए और बी में ऐड कर दूं, ए और बी के इस हिस्से में और इस हिस्से में अगर ऐड कर दूं तो ए और बी का नया रेशियो निकाल लेते हैं। आओ जरा, ए का पुराना रेशियो क्या था 2/4, तो 2/4 में मैं क्या ऐड कर रहा हूं 1/24। इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना दे रहा है? ये 13/24 दे रहा है। और ऐसे ही हम यहाँ पर b का निकाल लेते हैं। b का पुराना शेयर क्या था 1/4। 1/4 में मैं क्या ऐड करूँगा 5/24। तो ये हमें सॉल्व होके देखो क्या दे देता है, ये हमें दे देगा 11/24। तो यहाँ से ए और बी का जो नया रेशियो आ रहा है तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। तो मैंने अभी भी बोला था कि अगर आपको इसका आंसर पहले ही स्ट्राइक कर रहा है तो मेरे कंप्लीट होने से पहले आप इसका आंसर डालिए, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा इसका पहला एमसीक्यू। अब आगे बढ़ेंगे इसके दूसरे एमसीक्यू की तरफ। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका। जी एस एंड टी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:1। जी रिटायर हुआ है और जी का शेयर कितना है? जी का शेयर है 3/6। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा हमें। एंड हिज ड्यूज टुवर्ड्स फर्म इंक्लूडिंग उसका कैपिटल का बैलेंस, उसके पुराने प्रॉफिट्स और उसका रिवैल्यूएशन का गेन, ये सब मिलाकर उसका जो ड्यूज बन रहा था वो कितना बन रहा था 5,80,000 रुपए उसके टोटल ड्यूज बन रहे थे, 5,80,000। जी वॉज बींग पेड ₹7 लाख इन फुल सेटलमेंट। जी का जो टोटल ड्यू बन रहा था वो 5,80,000 था और हम जो उसे देने के लिए तैयार हो गए इट इज 7 लाख।
तो यहां पर जो 1,20,000 उसे एक्स्ट्रा दिया जा रहा है वो डेफिनेटली गुडविल के तौर पे ही दिया जा रहा होगा, इसे हिडन गुडविल कहते हैं, आप जानते होंगे। फॉर गिविंग दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज 1,20,000 एस वॉज डेबिटेड फॉर रुपीज 40,000। कह रहा है जब हमने जी को ये 1,20,000 दिया तो कह रहा है हमने एस को वहां पर 40,000 से डेबिट किया है। जब हम जी को ये 120 देंगे गुडविल वाला पार्ट, तो जी 120 से क्रेडिट हो जाएगा और एस को 40,000 से डेबिट करने के लिए कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिटरमाइन द गुडविल ऑफ द फर्म, कितना इजी क्वेश्चन है। जी का जो शेयर है, इस शेयर के बदले हम उसे कितना गुडविल का हिस्सा दे रहे हैं, हम उसे गुडविल का हिस्सा दे रहे हैं 1,20,000। तो उस हिसाब से फर्म की जो गुडविल होगी वो, अगर मैं 1,20,000 को मल्टीप्लाई कर दूं इसके रेसिप्रोकल से, यानी कि 6/3 कर दूं, तो फर्म की गुडविल कितनी आ जानी चाहिए, 2,40,000 आ जानी चाहिए। तो उस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद दोबारा नहीं बात करेंगे इसके बारे में, बार बार बोलने से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड और बेकार हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का, और ये भी हमारा एक एमसीक्यू ही है। पी, क्यू और आर पार्टनर्स थे, रेशो था 3:1 और क्यू रिटायर हुआ है 31 मार्च 2023 को। बेटा आप इसे यहां समझो, बहुत अच्छा समझ आएगा आपको। ये पी, क्यू और आर काफी टाइम से काम कर रहे थे। पी, क्यू और आर, इनका रेशो था 3:1, और मान लीजिए यहां पर 31 मार्च 2023 को जब यहां पर क्यू रिटायर हुआ, तो बेटा जब क्यू रिटायर होगा तो यहां पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब कुछ बनाते हैं, है कि नहीं। तो सुनिएगा जरा मेरी बात को। तो क्या कह रहा है, कह रहा है जब यहां पर क्यू रिटायर हुआ तो पी का कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंस निकला होगा, वो हमें नहीं पता है। आर का भी कैपिटल अकाउंट का कुछ बैलेंस निकला होगा, वो भी हमें नहीं पता है। हाँ, जो क्यू का टोटल अमाउंट निकला था, जो कि हमने उसे उसी दिन देना चाहिए था, कह रहा है इट वॉज कितना, कह रहा है इट वॉज 6 लाख। हाँ जी, कह रहा है अमाउंट ड्यू टू क्यू वॉज रुपीज 6 लाख। तो इसका जो टोटल ड्यू निकले यहां पर वो 6 लाख रुपए निकले। अब कह रहा है ये पैसा हमने उसे कैसे देना था, इट वॉज पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन 10th अप्रैल 2023 एंड 10th अप्रैल 2024। आओ जरा, इसका जो अगला साल होगा, हमारा अगला साल आएगा 1 अप्रैल से लेके 23 से लेके, और यहाँ हमारा वो आ जाएगा 31 मार्च 2024। फिर इसका जो नेक्स्ट ईयर आएगा ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2024 से लेके और 31 मार्च 2025। अब बेटा समझिए जरा बात को, कह रहा है यहां पर जो क्यू का अमाउंट था इसमें से 3 लाख रुपए हमें इस महीने में देने थे और 3 लाख रुपए हमें इस महीने में देने थे, अप्रैल में, ठीक है ना। इसके आगे चलिए, अब जरा यहां पढ़िए, कैपिटल्स ऑफ पी एंड आर एज ऑन 31 मार्च 2024। कह रहा है जब हम ये वाला साल हमने कंप्लीट किया, अच्छा हमने यहां पर 3 लाख रुपए तो उसको दे दिए होंगे क्यू को, तो यहां से हमारे पास 3 लाख रुपए ही तो बच गए थे। जब हम यहां पर पहुंचे तो क्या कह रहा है, कह रहा है आज पी का कैपिटल का बैलेंस, पी का कैपिटल का बैलेंस कितना है, 8.5 लाख। कह रहा है ना 8.5 लाख ईच, पी और आर। तो आज पी की कैपिटल 8.5 है और आर की कैपिटल भी 8.5 लाख है। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 क्यू कैन क्लेम, क्यू को आज क्या क्या क्लेम लेने के ऑप्शंस हैं। अगर आपको पता हो तो पार्टनरशिप के अंदर सेक्शन 37 वो रिटायरिंग पार्टनर को एक राइट देता है कि वो या तो अपने ड्यूज पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ले ले, या फिर उसकी कैपिटल का बैलेंस यूज करके फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है वो ले ले, और डेफिनेटली वो दोनों में से हायर वाला लेगा। तो यहां पर आज उसके पास क्या ऑप्शन है वो हमें बात करनी है, सुनिएगा जरा आज। तो बेटा उसके कितने, जब हमने यहां पर उसके टोटल 6 लाख थे, अब 6 लाख में से 3 लाख हम यहां दे चुके हैं, तो 3 लाख ही तो बच गए। तो अगर वो इंटरेस्ट लेगा तो इंटरेस्ट बनेगा 3 लाख का 6%, जो कि कितना बनेगा
18,000। दूसरा वो प्रॉफिट भी ले सकता है, तो प्रॉफिट अगर मैं निकालूं तो देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है इस साल का जो प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट, वो कितना निकला है, 6 लाख। अब बेटा 6 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए अगर मैं देखूं P की कैपिटल कितनी थी 8.5, R की कैपिटल कितनी थी 8.5, और अगर मैं यहाँ पर Q के अमाउंट को भी कैपिटल ही मान लूँ क्योंकि उस पैसे को भी फर्म ने यूज़ किया है, तो वो 3 लाख है। तो टोटल कैपिटल P, Q और R, हालांकि Q के अमाउंट को कैपिटल नहीं कहेंगे पर उसका पैसा यूज़ तो हुआ है, तो 8.5 और 3 लाख उसके बचे हैं, तो टोटल हो गया 20 लाख। तो 20 लाख में से, जिसमें से Q के अमाउंट कितना है, Q का अमाउंट है 3 लाख, तो इसके बेस पे अगर मैं एक अमाउंट निकालूं तो इसका अमाउंट आएगा 90,000। ठीक है, तो यहां पर दो ऑप्शन है रिटायरिंग पार्टनर यानी कि Q के पास, पहला वो 90,000 का प्रॉफिट ले सकता है और दूसरा वो 18,000 का इंटरेस्ट ले सकता है। तो उस हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो यहां पर मेरा आंसर क्या आना चाहिए, ऑप्शन डी, हायर ऑफ 18,000 एंड 90,000। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। चलिए बेटे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे, समझिए जरा, ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे और आज यहां पर जाकर सी रिटायर हो रहा है। अब जब सी रिटायर हो रहा था तो देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज। तो यहां से हमें क्वेश्चन में ए और बी का नया रेशो गिवन है। तो यहां पर क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए गेन्ड 1/9 एंड बी गेन्ड 2/9 शेयर फ्रॉम सी। तो बेटा आपसे क्वेश्चन में पूछा है ओल्ड रेशो, ए बी सी का ओल्ड रेशो क्या होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है, जब सी जाएगा तो सी का जो भी हिस्सा था, सी का जो भी हिस्सा था जिसकी मुझे वैल्यू नहीं पता है, तो मान लो वो एक्स था, तो क्या कह रहा है, सी के जाने पर ए को इतने रुपए का, इतने शेयर का गेन हुआ है और बी को इतने शेयर का गेन हुआ है। तो अगर मैं ये हिस्सा ए और बी के पुराने हिस्से में से नए हिस्से में से माइनस कर दूं तो मुझे उनके पुराने हिस्से पता चल जाएंगे। तो मुझे अगर यहाँ पर ए का ओल्ड हिस्सा जानना है कि वो कितना था, तो मैं 5/8 में से ये वाला 1/9 माइनस करूंगा। सिमिलरली अगर मुझे यहाँ पर b का ओल्ड हिस्सा जानना है तो b के न्यू हिस्से में से मैं b का जो गेन है वो माइनस करूंगा और यहाँ पर c का मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं 1/9 प्लस 2/9, तो अब मुझे यहां पर इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए जरा, इसका जो एलसीएम है वो आ गया 72, तो ये आ गया 45 माइनस 8, तो फर्स्ट ऑप्शन इज 37/72। तो उस हिसाब से मुझे दो चीज़ें तो मिल गई हैं कि आंसर इन दोनों में से है। आगे चलिए, इसमें भी 72 इसका एलसीएम आ गया, तो ये आ गया 27 माइनस 16, यानी कि ये ऑप्शन आ गया 11/32। सिमिलरली आप सी का भी कैलकुलेट कर लेंगे, बस उन्हें ऐड करना है। तो मुझे ये क्लियर हो गया है कि यहां पर मेरा आंसर क्या होगा, आंसर है मेरा ऑप्शन सी, 37:11:24। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा, अब हमारा इसी का अगला हिस्सा है असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। ट्राई करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं और बहुत दिमाग चलाना पड़ता है। असर्शन में वो क्या कह रहा है देखते हैं। इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर यूजुअली रिमेनिंग पार्टनर्स गेन एंड रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग। इन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर यूजुअली रिमेनिंग पार्टनर्स गेन एंड रिटायरिंग पार्टनर सैक्रिफाइस। वो कह रहा है जब एक पार्टनर जाता है तो जनरली जाने वाले पार्टनर को तो सैक्रिफाइस होता ही है, पर जो बचे हुए पार्टनर होते हैं वो जनरली गेन करते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही तो होता है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, अब जरा इसके रीजन पे बात करते हैं। कह रहा है गेनिंग रेशियो इज डिटरमाइंड बिकॉज द गेनिंग पार्टनर्स कॉम्पेंसेट्स द रिटायरिंग पार्टनर बाय पेइंग गुडविल। भाई ये बात तो ट्रू है, पर क्या ये रीजन है हमारे असर्शन का? असर्शन क्या कह रहा है? कह रहा है जब एक पार्टनर जाता है
तो बचे हुए पार्टनर्स को जनरली गेन होता है और जाने वाले पार्टनर को नुकसान होता है। इसका रीज़न ये है कि जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा बचे हुए पार्टनर्स के नाम पे करके जाता है, इसलिए उन्हें गेन हो जाता है। पर क्या रीज़न में ये लिखा है? रीज़न में ये नहीं लिखा, रीज़न में कोई दूसरा फैक्ट लिखा हुआ है। फैक्ट तो वो है और वो सही भी है, पर वो असर्शन का फैक्ट नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गेनिंग रेशियो को हम तब कैलकुलेट करते हैं, इट इज डिटरमिन्ड बिकॉज द गेनिंग पार्टनर कॉम्पेंसेट्स द रिटायरिंग पार्टनर बाय पेइंग गुडविल। बात तो बिल्कुल ठीक है, पर जो रीजन में लिखा है वो हमारे असर्शन का रीजन नहीं है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट ट्रू तो हैं, पर वो आपस में कनेक्टेड नहीं है। सो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए। देखते हैं, assertion A and reason R both are correct, but the reason R is not the correct explanation of assertion A. This is the correct option, correct answer of this question. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा एक और assertion reason वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखिएगा जरा। At the time of retirement of a partner, कह रहा जब एक पार्टनर रिटायर होता है, advertisement suspense is written off by transferring it to the debit side of partner's capital account। बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब एक पार्टनर एडमिट होता है या रिटायर होता है या जब पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज करते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर दिखने वाला एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम पुराने रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि वो एक नुकसान ही है, वो कोई एसेट नहीं है। उसका सिर्फ बैलेंस हमारी बुक्स में नजर आ रहा होता है क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है, अदरवाइज वो कोई एसेट नहीं है, इसीलिए हम उसे राइट ऑफ कर देते हैं। बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ये वाली बात जो है ये बिल्कुल ट्रू तो है। अब इसका रीजन देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ फिक्टिशियस एसेट एंड विल बी रिटन ऑफ इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। वही तो लिखा हुआ जो मैं कह रहा था। तो यानी कि ये भी बात बिल्कुल ट्रू है और दोनों का आपस में कनेक्शन भी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि असर्शन ए and reason R are correct and the reason R is the correct explanation of assertion A। बेटा assertion reason मैं हर वीडियो में ये बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जब आप assertion reason के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपने ऑप्शंस को बहुत ध्यान से सुनना है। ज़रूरी नहीं है आपको ऑप्शंस का सीक्वेंस यही मिलेगा, वो चेंज हो सकता है कुछ भी, ठीक है ना। तो अगर आप घर से इसकी प्लानिंग करके जाओगे तो वो किसी काम की नहीं है। असर्शन रीजन आपको ऑन द स्पॉट, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप बड़े आराम से इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। चलिए बेटा इसका अगला हिस्सा जो हमारा आता है वो है करेक्ट और इनकरेक्ट क्वेश्चन। ये बहुत ईजी होते हैं, अगर आपको फैक्ट्स पता है, कंसेप्ट क्लियर है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं वाकई में। आइए देखते हैं, ज़रा ट्राई करते हैं। पहला क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट दी हुई हैं। स्टेटमेंट वन क्या कह रही है, अ रिटायरिंग पार्टनर कैन नॉमिनेट एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली एज न्यू पार्टनर इन द फर्म। क्या ये सही कह रहा है? जो जाने वाला पार्टनर है वो ये कह रहा है कि मेरी जगह पर मेरी फैमिली का दूसरा मेंबर एज ए न्यू पार्टनर ज्वाइन करेगा। क्या ये सही है? ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको पता हो तो बड़ा सीधा सा रूल है कि कोई भी नया पार्टनर अगर फर्म में आ रहा है तो वो तभी आएगा जब सब एग्री होंगे। कोई पार्टनर अगर जाना चाहता है तो उसके भी दो तरीके होते हैं, या तो वो नोटिस देकर जाए या फिर वो सबकी कंसेंट से जाए। तो कोई भी चीज़ अगर होगी तो वो सबके कहने से होगा, तुम्हारे एक के कहने से नहीं होगा, है ना। तो उस हिसाब से जो हमारी पहली स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही नहीं है, इट इज़ इनकरेक्ट। दूसरे में देखते हैं स्टेटमेंट टू, रिटायरिंग पार्टनर विल रिसीव his share of goodwill from the gaining partners। this is true। ऐसा ही तो होता है, जाने वाला पार्टनर अपना हिस्सा बचे हुए यानी कि रिमेनिंग पार्टनर से लेता है, गेनिंग पार्टनर से लेता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी का अगला हिस्सा करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन। देखते हैं, चिंटू, मिंटू एंड पिंटू। अच्छा, तीन पार्टनर्स है और उनका रेशियो आपको दिया हुआ है 14, 5 और 6। कह रहा है मिंटू रिटायर हुआ है। मिंटू यानी कि ये बीच वाला, ये वाला, ठीक है। कह रहा है मिंटू रिटायर हुआ है एंड ही सरेंडर्स
हिज एंटायर शेयर इन फेवर ऑफ चिंटू। तो मिंटू ने अपना सारा हिस्सा किसको दे दिया? चिंटू को दे दिया है। कोई बात नहीं, देखी जाएगी। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, कह रहा गुडविल कैसे निकालनी है? 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years। तो इस क्वेश्चन में गुडविल कैसे निकालनी है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और सुपर प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लेना है? 2 लेना है। और सुपर प्रॉफिट आपको पता होगा क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखते हैं हमें कौन से फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है 30,000। ठीक है, अब हमें एवरेज प्रॉफिट जानना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट के लिए देखो क्या कह रहा है, एवरेज प्रॉफिट हमें कितने लेने हैं? एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3, पिछले 3 साल लेने हैं। और आपको क्वेश्चन में पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दूं, आई विल गेट द एवरेज प्रॉफिट विच इज 55,000। तो उस हिसाब से मेरा सुपर प्रॉफिट आ गया 25,000। 25,000 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी यहां पर गुडविल की वैल्यू होनी चाहिए ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला हिस्सा देखते हैं। इसी में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर ऊपर जाएंगे। इन विच रेशो एग्जिस्टिंग गुडविल ऑफ ₹70,000 विल बी 75,000 विल बी रिटन ऑफ। आप देख रहे हैं ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹75,000। कह रहा है इसे किस रेशो में बांटा जाएगा? अरे भाई, इतनी सारी राम कथा पढ़नी नहीं पड़ेगी अगर आप सीधा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसका तो जवाब है ये वाला रेशो। तो उस हिसाब से आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए होना चाहिए, 14:5:6। तो देखते हैं क्या इसके अंदर और है। बस, थैंक यू सो मच। ये वाला हिस्सा हमारा यही खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और ये सीरीज़ अभी रुकने वाली नहीं है। हर चैप्टर की सीरीज आती रहेगी, और पेपर तक बहुत सारा कंटेंट हम ऐसे ही लाते रहेंगे। आपके लिए काम की चीज़ें ढूंढ कर लाएंगे, ताकि आपको और मेहनत ना करनी पड़े। आपको पता ही होगा हमारे चैनल पे हर चैप्टर की 1 शॉट क्लास अवेलेबल है, जहाँ से आप पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। उसके अलावा बात रही इस सीरीज़ की, तो ये तो यूँ ही चलती रहेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा, और बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर में, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। थैंक यू सो मच, बाय बाय।